नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 में फूट, आज़ाद की डिनर पार्टी से 8 ने किया किनारा, 4 नए चेहरे शामिल, इनमें 2 का कांग्रेस से टूट चुका है नाता। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी का असंतुष्ट खेमा G23 सक्रिय है। यह खेमा एक बार फिर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मुखर है। हालांकि इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि इस असंतुष्ट खेमे में ही फूट पड़ती दिख रही है। अगस्त 2020 में बने इस गुट में 23 नेता शामिल थे। पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद के घर हुई डिनर पार्टी में इस गुट के कुछ चर्चित चेहरे नजर रहे। दोस्तों, G23 के 8 कांग्रेसियों ने खुद को अलग कर लिया है, जबकि एक नेता जीतन प्रसाद ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। असंतुष्ट खेमे में अब केवल 14 नेता ही बचे हैं। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान पूर्व सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा ज्यादातर नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों ने कहा है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के CM के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि दोस्तों, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, अभी इसे लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। भाजपा अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की सूची में अंतिम क्षणों में बदलाव करने की प्रक्रिया में है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। इसके अलावा दोस्तों, गोवा में नई सरकार के गठन को लेकर तटीय राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के उनके सहयोगी नेता विश्वजीत राणे ने शनिवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोस्तों, गोवा में पार्टी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी, जिसके बाद पार्टी नेता राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले से मुलाकात करेंगे और अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को वाइस सिक्योरिटी, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी भेजी, कहा पता है मॉर्निंग वॉक करने कहां जाते हैं। जी हां दोस्तों, हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को धमकियां मिल रही है। इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था। इसमें कहा गया था कि हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, धमकी को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले सभी 3 जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। साथ ही IG को जजों को मिल रही धमकी के मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साल के पहले चक्रवाती तूफान असनी ने अंडमान निकोबार में दी दस्तक, अगले 24 घंटे में मचा सकता है तबाही। जी हां दोस्तों, 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रविवार को दस्तक दे दी। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के बीच भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इसके और तेज होने की आशंका जताई है। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर आवश्यक इंतजाम करने में जुटा है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एक से दूसरे द्वीप के बीच चलने वाले जहाजों को रोक दिया गया है कि चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच शिपिंग सर्विस भी बंद कर दी गई है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का जो क्षेत्र बना था वह पूर्व और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है। इसके रविवार को गहराने की संभावना है। सोमवार को यह चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने ट्विटर पर बताया कि रविवार को अंडमान द्वीप समूहों में अधिकांश स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन की चीन को चेतावनी, कहा रूस यूक्रेन जंग में सही का साथ दे बीजिंग। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करे। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में विचारों में बदलाव से कुछ संकेत मिले हैं। द संडे टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कदम की निंदा नहीं करके चीन इतिहास के गलत पक्ष की तरफदारी करने का जोखिम ले रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन में आप कुछ विचारों में बदलाव को देख सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी सही और गलत के संबंध में इससे स्पष्ट मामला देखा हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में तेल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने से 2 लोगों की मौत, पेपर की कमी से परीक्षा रद्द। जी हां दोस्तों, इस समय श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और उससे निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से श्रीलंका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिसका असर अब आम आदमी पर पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, महंगाई बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से श्रीलंका में लोग बेहाल हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को घंटों तक लाइन में खड़े होने से 2 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका पुलिस के मुताबिक हर रोज बढ़ती कीमतों से परेशान लोग ईंधन खरीद कर स्टोरेज कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को श्रीलंका के 2 अलग अलग इलाकों में ईंधन के इंतजार में खड़े 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, कोलंबो पुलिस प्रवक्ता नलिन थल्लुआ ने कहा कि मरने वाले दोनों बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। दोनों अलग अलग जगहों पर पेट्रोल और मिट्टी के तेल लेने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स, मुख्यमंत्री आवास पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम, तारीफ में योगी आदित्यनाथ ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन पर बनी मर्म स्पर्शी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। वहीं दोस्तों, फिल्म में दिखाई कड़वी सच्चाई से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों में बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स के स्टार कास्ट ने रविवार को लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश भर में फिल्म को दर्शकों से मिल रहे प्यार और कश्मीरी पंडितों पर घाटी में हुए जुल्मों के बारे में उन्हें अवगत कराया। सीएम योगी ने फिल्म में दिखाई गई कड़वी सच्चाई के लिए फिल्म यूनिट की तारीफ की। यह अब तक देश में करीब 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों, सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह यह चलचित्र समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 1986 में कश्मीर में शांति प्रिय हिंदू समुदाय को भारतीय जासूस और काफिर कहकर निशाना बनाना शुरू किया गया था। यह सिलसिला वर्ष 1989 में उस वक्त उफान पर आ गया जब कश्मीर की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से ऐलान करके कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से भाग जाने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकी दे डाली। अपनी बात पर डर कायम करने के लिए घाटी के विभिन्न जिलों में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जाने लगा। उन्हें मारने वाले और कोई नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम दोस्त, स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स ही थे। चारों ओर से कत्लेआम होता देख करीब 1.5 लाख कश्मीरी हिंदू परिवार घाटी छोड़कर एक ही रात में जम्मू और दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में भाग गए। इसके बाद उनकी संपत्तियों पर उनके मारकाट करने वाले पड़ोसियों ने ही कब्जा कर लिया। यह फिल्म इसी सच्चाई पर बनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस को सीएम भगवंत मान का पहला आदेश, मजीठिया ड्रग्स केस के लिए एसआईटी का गठन होगा। जी हां दोस्तों, पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद से मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। भगवंत मान लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। रविवार को उन्होंने मजीठिया ड्रग मामले के लिए एक नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया और अब यही एसआईटी करोड़ों रुपए के ड्रग मामले की जांच करेगी। दोस्तों, नई एसआईटी का गठन पंजाब पुलिस के आईजीपी गुरशरण सिंह संधू के नेतृत्व में किया गया है। हाल ही में दोस्तों संपन्न विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मान की तरफ से जारी पुलिस विभाग के लिए यह पहला आदेश है। 4 सदस्यीय टीम में एसआईजी एस राहुल, एसआईजी रंजीत सिंह ढिल्लो, डीएसपी रघुवीर सिंह और पीपीएस अमरप्रीत सिंह शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेट्रोल डीजल प्राइस तगड़ा झटका, डीजल की कीमत में 25 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी, मुंबई में 122 पर पहुंचा रेट। जानिए क्या है आपके जिले में रेट। दोस्तों जाने पेट्रोल डीजल के ताजा और लेटेस्ट दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पेट्रोल डीजल से जुड़ी यह खबर। दरअसल दोस्तों बढ़ती महंगाई के बीच थोक उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि दोस्तों पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20% का उछाल आया। बस बेड़े के परिचालकों और मोल जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जीज, जीओबीपी और सेल जैसी कंपनियां हुई है। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है, लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने कहा कि रिकॉर्ड 136 दिन से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए इन दरों पर अधिक ईंधन बेचे जाने के बजाय पेट्रोल पंपों को बंद करना अधिक व्यवहारिक विकल्प होगा। वर्ष 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिक्री घटकर शून्य पर आने के बाद अपने सभी 1432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाइडेन का पुतिन पर फिर हमला, अब रूस के राष्ट्रपति को बताया ठग। जी हां दोस्तों, रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में पहले ही घुस चुकी है। शुक्रवार को युद्ध का 23वां दिन था। दोस्तों कई देश रूस पर अब जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग बताया। यह जानकारी यूक्रेन की मीडिया क्यू इंडिपेंडेंस ने दी है। इससे पहले बाइडेन पुतिन को वार क्रिमिनल भी कह चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम रूस पर दबाव बढ़ाना जारी रखेंगे जब तक कि वो इस युद्ध को समाप्त नहीं कर देता। हम यूक्रेनी लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि रूस की ओर से यूक्रेनी शहर पर हुए हमलों में मरने वाले लोगों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब इस राज्य में फतह की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में अपना आधार मजबूत करने की योजना बना रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार आम आदमी पार्टी राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए यहां 26-27 मार्च को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विजय उत्सव सम्मेलन करेगी। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। दोस्तों आम आदमी पार्टी के राज्य सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने कहा कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान पंजाब का पड़ोसी राज्य है और नई दिल्ली के करीब है, इसलिए राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी 26 और 27 मार्च को 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, राजधानी का यह इलाका रहा सबसे ज्यादा गर्म। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजधानी के पीतमपुरा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों पीतमपुरा का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा राजधानी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 5 से 6 दिन लगातार गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को ही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लू चलने से इनकार किया था। शनिवार को जी न्यूज से खास बातचीत में आईएमडी के सीनियर वैज्ञानिक आर.के. जेनोमाली ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में लू के अगले 5 से 6 दिन तक कोई आसार नहीं है। विभाग के मुताबिक अमूमन 40 डिग्री अधिकतम तापमान होने पर हीट वेव यानी कि लू की स्थिति बनती
बनती है, लेकिन जिस तरह से रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, उससे ये साफ है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में लू चल सकती है और विभाग की भविष्यवाणी गलत साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजामौली की आरआरआर ने रिलीज से पहले बनाया खास रिकॉर्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी से है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, निर्देशक एस राजामौली की फिल्म RRR ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दुबई के बाद एस राजामौली और एक्टर जूनियर NTR और रामचरण सहित RRR की टीम ने बड़ौदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रमोशनल टूर किया। इस टूर के साथ ही RRR भारत के इस स्मारक पर जाने वाली पहली फिल्म बन गई है। दोस्तों, प्रोड्यूसर्स और फिल्म की पूरी टीम ने बड़ौदा की इस स्ट्रिप की अपनी ताज़ा तस्वीरें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किसी भी फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ था। इस नई शुरुआत के लिए लोग राजामौली को बधाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अचानक हिंदुस्तान के फैन क्यों बन गए इमरान खान, बोले आज भारत को करता हूं सैल्यूट। जी हां दोस्तों, भारत को दिन रात कोसने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैन बन गए। उन्होंने रविवार को एक जनसभा में खुलकर भारत की तारीफ करते हुए उसे सैल्यूट भी किया। इमरान खान के इस बदले अंदाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी जनसभा में इमरान खान ने भारत की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि भारत की विदेश नीति उसके अपने लोगों के लिए है। इमरान खान ने रैली में कहा कि मैं आज भारत को सलाम करता हूं। उन्होंने हमेशा एक आज़ाद विदेश नीति का पालन किया। आज भारत का अमेरिका के साथ क्वाड में गठबंधन है और रूस से तेल भी खरीद रहा है, जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की नीति अपने लोगों के लिए है। उन्होंने यूक्रेन संकट पर पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के राजनयिक जो बात पाकिस्तान से कहते हैं वही बात भारत को कहने से डरते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले पर उन्होंने पाकिस्तान को रूस की आलोचना करने के लिए दबाव डाला, लेकिन भारत को कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट, 1500 करोड़ के निवेश की उम्मीद। जी हां दोस्तों, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान देने के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सोमवार को होने वाली इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज की घोषणा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारतीय समय के अनुसार दोपहर में होगा। इन दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार ऐसा वर्चुअल शिखर सम्मेलन जून 2020 में हुआ था। उस समय कोविड संकट के बीच पीएम मोदी का किसी विदेशी नेता के साथ यह पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। दोस्तों, उस शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। यह पैकेज भारत में ऑस्ट्रेलियाई सरकार का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश में स्वच्छ प्रौद्योगिकी में 193 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स देख शशि थरूर ने किया पोस्ट शेयर, कश्मीरी पंडितों को लेकर कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बहस का सिलसिला जारी है। कई लोग इस फिल्म के सपोर्ट में हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों पर एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया और पोस्ट पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान हुआ, कश्मीरियों को न्याय चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिलाल जैदी की फेसबुक पर किए पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि इस पोस्ट में काफी हद तक यह सही है। कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान हुआ, हमें उनके अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का खलनायक के रूप में रूपांतरण करना पंडितों को कोई मदद नहीं करेगा। नफरत बांटती है और मारती भी है। कश्मीरियों को न्याय चाहिए, सभी को सुनने, मदद करने और सही करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट, सोना 51,000 और चांदी 68,000 पर आई। आने वाले दिनों में जारी रह सकता है उतार चढ़ाव। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 588 रुपये सस्ता होकर 51,564 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 14 मार्च को सोना 52,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो IBGA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 1,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में यह
₹69,203 प्रति किलोग्राम पर थी, जो कि अब ₹68,005 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत ₹1,098 तक कम हो गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत में बनने वाला सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे लास्ट में यानी कि अभी हाल ही में सबसे बाद में कौन सा राज्य भारत में बना है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।